This conference will now be recorded. Okay, तो today's session is about budgeting. अब जरा कुछ देर के लिए मेरी बात सुनिएगा और फिर उसके बाद मैं आपको मौका देता हूँ बात करने का। तो मैं अभी आपको यही बता रहा था कि जब मैं इस सेशन को आपके लिए थोड़ा प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे जहन में ये था कि पहले मैं आपसे डिटेल्ड में चैप्टर के थ्रू जिस तरह मैंने उसमें फोरकास्टिंग में किया था सारी थ्योरी पहले डिस्कस कर लूं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे आए। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं 30 से 40 मिनट अपने लगाऊंगा और फिर बात फिर वहीं पे आ जाएगी कि हमने अल्टीमेटली क्वेश्चंस के थ्रू ही उसको समझना है। तो मैंने अब प्लान ये किया है ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा सकूं। मैंने एक ये दो रिसोर्सेज आपसे शेयर किए हैं, एक सीमा की किट में से बजटिंग, और काफी इसमें बजटिंग के क्वेश्चन है, बजटिंग 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से जितने मैं कराऊंगा आप उतने कर लीजिएगा। और उसके बाद मैंने आपको कुछ रैंडमली कुछ अपनी P1 P2 की किट्स में से कुछ क्वेश्चंस कट करके आपको यहाँ पे एक पीडीएफ दिया है। ये दोनों रिसोर्सेज उस पोर्टल के अलावा हैं जो मैंने अपलोड किए हैं। तो अगर आज के इस क्वेश्चन बैंक को मिलाया जाए तो कम से कम ये 60 70 80 सवाल बनते हैं, शायद 100 पे भी चले जाएं। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा तो प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, आप शायद अपने आप को परेशान करेंगे। तो अगर आप इसको मैनेज कर लें, मैं समझता हूँ बजटिंग आपका हो जाएगा इंशाल्लाह, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस। पहला सवाल यहाँ पे जो आ रहा है और जिस पे अब हम आप बात करते हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग के हवाले से। तो अब आप जब भी किसी किताब को खोल लें, किसी भी किताब को खोल लें, आईसीएमए की, सीमा की, एसीसीए की, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग में दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और वो होता है प्लानिंग और कंट्रोल। ठीक है, दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो जिसके लिए आप ये सारा काम कर रहे होते हैं, प्लानिंग के लिए और कंट्रोलिंग के लिए। बजटिंग प्लानिंग डिवाइस है और फिर इसके थ्रू आप कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा उसके अंदर ये भी आ रहा होता है कि इससे कोऑर्डिनेशन भी हो जाती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रजामंदी के साथ बजट्स बनाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन भी हो जाती है। फिर उसमें ये भी आता है कि कम्युनिकेशन भी हो जाती है, जब बैठेंगे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी। फिर उसके अंदर ये भी आता है कि मोटिवेशन भी हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपको अपने टारगेट्स का पता लगता है तो टारगेट्स के थ्रू आप मोटिवेटेड रहते हैं। फिर उसके अंदर ये भी लिखा हुआ आता है कि इससे परफॉर्मेंस मेजरमेंट में और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आसानी हो जाती है, रिवॉर्डिंग में आसानी हो जाती है, रिसोर्स एलोकेशन तो ये वैसे ही होता है। तो अब किसी भी किताब को खोल के देख लें और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग को पढ़ लें। अगर मैं आज किताब खोल भी लेता तो मैं यही 6 7 हेडिंग्स आपको बता रहा होता कि बजटिंग प्लानिंग के लिए होता है, कंट्रोलिंग के लिए होता है, कोऑर्डिनेशन के लिए होता है, कम्युनिकेशन के लिए होता है, रिसोर्स एलोकेशन के लिए होता है, मोटिवेशन के लिए होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए होता है। तो इसके अंदर इस सवाल में वो बातें आ गई। 3 ऑप्शंस हमें अब यहाँ से आसानी से समझ आ गई, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, रिसोर्स एलोकेशन। एक चीज जो हम यहाँ पे फिल्टर आउट करेंगे वो ये है कि बजटिंग नॉट नेसेसरली हम एक्सपेंशन के लिए बनाते हैं। हम एक्सपेंशन कर रहे हो या हम एक्सपेंशन ना कर रहे हो, हम बजटिंग फिर भी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी 1 2 और 4 ऑप्शन ठीक है और 1 2 और 4 ऑप्शन के लिए हम बी को चूज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर नाउ गोइंग विद इट। कुछ मौकों पे मैं आपसे ओपिनियन लूंगा, आपसे पूछ लूंगा, कुछ मौकों पे मैं जरा क्विकली जाने के लिए खुद समझा दूंगा। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले सवा घंटे में हम जितने क्वेश्चन कर पाएं और जितने इश्यूज डिस्कस कर पाएं, हम वो तमाम क्वेश्चंस और तमाम इश्यूज, खास तौर पे इश्यूज के बजटिंग के सवाल किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज कवर हो जाएंगी उतना हम इजी रहेंगे। दूसरा सवाल है बजट मैनुअल के बारे में। अब आप चाहे अपनी आईसीएमए की किताब उठा लें, आप चाहे सीमा की किताब ले लें, गैरज एंड रूरी छोड़ दें, वो अभी आप वो आपके लिए वो हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। तो वहां पे आपको बजट के प्रोसीजर्स मिलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे वो वर्ड लिखता हूँ, बजटिंग प्रोसीजर्स। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये बात आती है कि हमें एक कमेटी बना लेनी चाहिए ताकि हम उन तमाम लोगों को इकट्ठा करें जो बजट बनाने के जिम्मेदार हैं।
उस कमेटी में कौन कौन लोग होने चाहिए, उस कमेटी में तमाम डिपार्टमेंट्स के हेड होने चाहिए। फिर वो डिपेंड करता है कि हम पार्टिसिपेटिव करना चाह रहे हैं तो ज्यादा लोग होंगे उस कमेटी में, हम उसमें अथॉरिटेटिव करना चाह रहे हैं कम लोग होंगे, वो खैर सेपरेट डिस्कशन है। लेकिन कमेटी बना लें, उस कमेटी में फिर क्या है जी कि सबसे पहले तो हम उसके अंदर बजट मैनुअल डिस्कस कर लें। हम अपने कमेटी मेंबर्स को, अगर ऑर्गेनाइजेशन में बजट मैनुअल है तो वो उनको बता दें ताकि उनको बजटिंग के प्रोसीजर से आगाही हो जाए। फॉर एग्जांपल आज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता हूँ, तो अगर मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन अपना बजट मैनुअल दे दे जिसके अंदर बजट बनाने के तरीकाकार लिखे हुए हैं, फॉर्मेट्स हैं, पॉलिसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है, वो सारा कुछ अगर मुझे मिल जाए तो मुझे बजट बनाने में मदद मिलेगी। तो मैनुअल इसी काम के लिए होता है। अब किस काम के लिए नहीं होता वो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं कि बजट मैनुअल काम के लिए नहीं होता। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आपकी मेंटल अलर्टनेस बहुत मैटर करती है। अगर आपने सवाल ठीक नहीं पढ़ा और इसमें आप नॉट का वर्ड स्किप कर गए तो आप सवाल का जवाब गलत देंगे। तो बजट मैनुअल के अंदर क्या होता है जी, टाइम टेबल होता है बजट प्रिपरेशन का, डेफिनेटली हो सकता है। बजट मैनुअल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है जी, बिल्कुल हो सकता है। बजट मैनुअल के अंदर स्पेसिफिक बजटरी कंट्रोल होगा जी, बिल्कुल होगा। तो क्या नहीं होगा, बजट मैनुअल के अंदर इन इटसेल्फ बजट नहीं होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बजट मैनुअल के अंदर एक बजट भी बना हुआ पड़ा हुआ, प्रोडक्शन सैंपल्स हो सकते हैं, स्पेसिमेंस हो सकते हैं, फॉर्मेट्स हो सकते हैं, लेकिन इन इटसेल्फ बजट तो नहीं हो सकता ना। तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन बजट मैनुअल। अब देखे ना, अब ये अप्रोच आपको मेरे ख्याल में अब थोड़ी सी समझ आएगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब मैं वहां पे इतना टाइम स्पेंड करता बजट मैनुअल पे, फिर यहाँ पे सवाल पे आता तो हमारा बजट मैनुअल डिस्कस हो गया, हमारे बजटिंग के ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो गए। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके सिलेबस में है। मैं भी आपको सिलेबस का रेफरेंस भी दे दूंगा, तो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यू विल बी एबल टू कवर ऑल थ्योरी। हाँ, अब उसको शायद वो थ्योरी अगर आप नोट कर लें तो शायद नोट्स आपके बने होंगे, अदरवाइज शायद नोट भी करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त इतना टाइम नहीं है, आपने ज्यादा एम्फसाइज प्रैक्टिस करने पे करना है। अगर इन द मीन टाइम मेरे बताते हुए कोई क्वेरी आपके जहन में रेज हो रही हो तो शायद साथ साथ टेक्स्ट कर दें, मैं फ्रीक्वेंटली टेक्स्ट को देख लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये मैनेज कर लेता हूँ। अब जो अगला सवाल है वो है मास्टर बजट से रिलेटेड। मास्टर बजट के मास्टर बजट किसे कहते हैं? तो भाई मास्टर बजट कहते हैं, अब यहाँ पे मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि ये जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ, अगर यही स्टेटमेंट्स आप पिछले साल की बनाते हैं तो फिर तो इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, इनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। लेकिन यही अगर तीन चीजें अगर आप फ्यूचर की बनाएं, ठीक है, यानी कि अगर आप अगले साल की इनकम स्टेटमेंट बनाएं, अगले साल की बैलेंस शीट बनाएं, अगले साल का कैश फ्लो बनाएं, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बजट्स कह देते हैं। और कौन सा बजट कहेंगे? मास्टर बजट, क्योंकि मास्टर बजट में किसी भी कंपनी के कंप्रीहेंसिव प्लान का जिक्र होता है। और वो कंप्रीहेंसिव प्लान का मतलब यही है कि कंप्रीहेंसिवली इनकम और कंप्रीहेंसिवली एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताया जाता है। तो मास्टर बजट इज दी cumulative name for the budgeted income statement, budgeted balance sheet and budgeted statement of cash flows। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल में 4 ऑप्शंस दी हुई हैं ए बी सी डी के मास्टर बजट में क्या कंप्राइजेस होता है। तो उसके अंदर लिखा हुआ है बजट इनकम स्टेटमेंट, ये एक पार्ट हो सकता है। फिर लिखा हुआ है बजट कैश फ्लो, बजट इनकम स्टेटमेंट एंड बजट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये वो तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो यहाँ पे आ गई। और हमारा जो ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया कि मास्टर बजट में क्या होता है वो यहाँ पे कवर हो गया। अब उसके अंदर एक ऑप्शन ये भी है कि इसके अंदर जो इंटायर सेट ऑफ बजट्स प्रिपेयर्ड हम होंगे। जी नहीं, इंटायर सेट नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं है कि हम सेल बजट को भी मास्टर बजट कह दें और प्रोडक्शन बजट को भी मास्टर बजट कह दें और मटेरियल बजट को भी मास्टर बजट कह दें। मास्टर बजट एक मखसूस टर्म है। वो जो दूसरे होते हैं, चले मैं आपसे वैसे पूछ लेता हूँ कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि सेल्स बजट को क्या नाम देंगे और परचेज बजट को क्या नाम देंगे, इन तीन को तो हमने मास्टर बजट कह दिया। तो सेल बजट और परचेज बजट और कैश बजट के नाम, उसको अगर हमको एक नाम देना चाहें तो वो क्या नाम है? ठीक है, ये अब आपसे एक सवाल है मेरा, मैं जरा देखता भी रहूं ना कि आप जाग रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो जरा मुझे चैट बॉक्स में इस चीज का जवाब दें
कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो को तो जब बजट करेंगे तो मास्टर बजट कहलाएगा। बजटेड सेल्स को क्या कहेंगे, उस बजट को क्या कहेंगे, बजटेड प्रोडक्शन को क्या कहेंगे? आई एम नाउ वेटिंग फॉर योर आंसर। कोई जवाब नहीं आ रहा? आना शुरू हो गए हैं, शायद वो डिले होता है इंटरनेट का। जी बिल्कुल ठीक है हमजा, तैयब और नजम, इसको हम फंक्शनल बजट कहेंगे। तो अब क्या हुआ, अब हमने ये कहा कि फंक्शनल बजट और मास्टर बजट। तो सेल्स बजट को अगर मैं कहूंगा तो वो फंक्शनल, क्योंकि वो एक फंक्शन का बजट है, वो किसी एक फंक्शन का बजट है, जबकि मास्टर बजट में तमाम जो प्लान्स हैं वो एक्यूमुलेट होके आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका जवाब ठीक है। बाकी लोग अब जवाब ना दें, अदरवाइज मेरा चैट बॉक्स भरना शुरू हो जाएगा, मेरा फोकस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। चौथा सवाल। अच्छा, अब ये सवाल है प्रिंसिपल बजट फैक्टर का। अब अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा होता तो मैं आपको ये जरूर पढ़ाता कि प्रिंसिपल बजट फैक्टर का मतलब क्या है। तो लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन से सब आगे ऑप्शंस पे जाने से पहले आपको बता देता हूँ, और आपको पता भी होगा, हो सकता है आप में से कई लोग इस सवाल को पढ़ते ही कहें यार ये क्या बच्चों वाला सवाल है, तो मुझे पता है और ये ऑप्शन होगी। बट मैंने चूंकि सबको लेके चलना है और क्विकली लेके चलना है और तमाम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने हैं और आपको प्रैक्टिस भी करानी है, तो मैं इसको बहरहाल अपने इस फ्लो में लेके जाऊंगा। तो प्रिंसिपल बजट फैक्टर वो स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जब आप बजट स्टार्ट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना होता है। आप या सेल्स से स्टार्ट करेंगे या प्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे या मटेरियल से स्टार्ट करेंगे, आप कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेंगे। तो अब स्टार्ट कहाँ से करें, कौन सा बजट पहले बनाएं, तो इसके लिए हम कहते हैं कि हम प्रिंसिपल बजट फैक्टर अपना देखेंगे। प्रिंसिपल बजट फैक्टर की जो गाइडेंस है ये होता है आपका लिमिटिंग फैक्टर। आपने ये यानी कि अगर मैं कहूँ कि प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या होता है, तो बेसिकली वो लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो आपने ये देखना है कि कौन चीज को जो है वो लिमिट कर रहा है। आपका जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, वो उस ऑब्जेक्टिव के रास्ते में रुकावट क्या है? क्या आपके पास मशीन की एनफ कैपेसिटी नहीं है? क्या आपके पास लेबर की एनफ आवर्स नहीं है? क्या आपके पास मटेरियल एनफ नहीं है? क्या आपके पास सेल्स डिमांड एनफ नहीं है? तो बेसिकली जो भी चीज लिमिटाइज कर रही है आप उसको प्रिंसिपल बजट फैक्टर लेंगे। अब ये और बात है कि 99% केसेस में, और जब भी किताब या कोई भी नोट्स बात करते हैं तो वो प्रिंसिपल बजट फैक्टर सेल्स को ले लेते हैं। और हम जब बजटिंग के प्रोसेस को स्टार्ट भी करते हैं तो सेल्स से ही करते हैं। उसमें अजम्पशन क्या होती है कि सेल्स इज द लिमिटिंग फैक्टर, सेल्स डिमांड इज द लिमिटिंग फैक्टर, एंड दैट्स व्हाई वी मेक इट प्रिंसिपल बजट फैक्टर। लेकिन इसको आप रट्टा नहीं मार सकते कि हमेशा सेल्स ही प्रिंसिपल बजट फैक्टर होगा। सेल्स भी प्रिंसिपल बजट फैक्टर हो सकता है, और ऐसा केस भी हो सकता है कि सेल्स डिमांड तो है लेकिन हमारे पास कैपेसिटी नहीं है मशीन की, और वो शॉर्ट टर्म में कैपेसिटी इंक्रीज भी नहीं की जा सकती अगले साल तक, तो फिर हम उस सूरत में मशीन की कैपेसिटी को प्रिंसिपल बजट फैक्टर बना देंगे। तो अब इस डिस्कशन के बाद अगर हम ऑप्शंस को देख लें तो उसमें लिखा हुआ है कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि सेल्स इज द लार्जेस्ट आइटम इन द बजट। तो बहरहाल इसका मतलब प्रिंसिपल बजट फैक्टर का मतलब ये नहीं होता कि सेल्स लार्जेस्ट आइटम है। बी है लेवल ऑफ सेल्स भी डिटरमिन द लेवल ऑफ कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड, प्रिंसिपल बजट फैक्टर का मतलब ये भी नहीं होता। सी है लेवल ऑफ सेल्स भी डिटरमिन द लेवल ऑफ प्रॉफिट, प्रिंसिपल बजट फैक्टर का मतलब ये भी नहीं होता। प्रिंसिपल बजट फैक्टर का मतलब क्या होता है कि कंपनीज एक्टिविटी आर लिमिटेड बाय द लेवल ऑफ सेल्स इट कैन अचीव। ठीक है, यानी कि कंपनी अब यहाँ पे ये नेचुरली ये क्वेश्चन एज्यूम कर रहा है कि इन्होंने भी सेल्स को ही लिया है, तो उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि अगर सेल्स प्रिंसिपल बजट फैक्टर है, क्योंकि स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि व्हाट डज द स्टेटमेंट सेल्स इज द प्रिंसिपल बजट फैक्टर मींस, वो पहले बता चुका है आपको कि सेल्स प्रिंसिपल बजट फैक्टर है। तो फिर आपका जवाब ये है कि बेसिकली सेल्स लिमिट कर रहा है बाकी तमाम चीजों को, सेल्स की डिमांड लिमिट कर रही है बाकी तमाम चीजों को, क्योंकि आप सेल्स ही जब उतनी अचीव नहीं कर पाओगे तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल बजट फैक्टर। ये भी हो गया डिस्कस।
उसके बाद जी फंक्शनल बजट। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया है, थ्योरी पढ़ा रहा होता तो वहां से डायग्राम पे बता देता कि फंक्शनल बजट में सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है, उसके बाद मटेरियल बजट है, लेबर बजट है, ओवरहेड्स बजट है, सेलिंग एंड एडमिन बजट है, एंड मोर और लेस यू नो कि ये सारे के सारे जो है वो ऑपरेशनल बजट्स कहलाते हैं। अब इसमें से वो पूछ रहे हैं जी कौन सा जो है वो आपका फंक्शनल बजट नहीं है। तो इसके अंदर कैश बजट फंक्शनल बजट नहीं है, क्योंकि कैश बजट फिर मास्टर बजट के अंदर आ जाता है। बाकी जो प्रोडक्शन बजट है और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट बजट्स, बेसिकली दे आर फंक्शनल बजट्स। ठीक है जी। फिर उसके बाद अब अगर मैं आपका सिलेबस आपको दिखाऊं तो सिलेबस ये कहता है कि आपको बजटरी प्लानिंग और बजटरी कंट्रोल के प्रोसेस का आइडिया होना चाहिए। देखिए मैं आपको साथ साथ थोड़ी सी आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको आपके सिलेबस की एक झलक भी दिखाता हूँ। मैंने इसको निकाल के रखा था। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। इस सिलेबस में क्या कहते हैं, आपने क्या क्या पढ़ना है। आपने ये पढ़ना है कि व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बजट्स, बेसिकली बजट्स का बनाने का मकसद क्या होता है, क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्रेमवर्क फॉर बजटिंग क्या है, पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे, प्रोसीजर स्टेप्स उसी के अंदर आ जाता है। फंक्शनल बजट्स पता होना चाहिए आपको कौन कौन से होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। फिर अभी ये देखें बजटरी प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, और वही बात मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। तो बेसिकली यही आइटम्स हम कवर कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज। एमसीक्यू भी हो रहा है और हम थ्योरी भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन आ गया फंक्शनल बजट कौन कौन से हैं, क्लियर कर दें। मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। फंक्शनल बजट्स में सेल बजट आता है, फंक्शनल बजट में प्रोडक्शन बजट आता है, फंक्शनल बजट में मटेरियल बजट आता है, लेबर बजट आता है, ओवरहेड्स बजट आता है मैन्युफैक्चरिंग, और फिर ओवरहेड्स बजट आता है सेलिंग, एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे नाम जितने मैंने आपको लिए हैं बेसिकली ये आपके आते हैं फंक्शनल बजट्स में। क्योंकि देखें आप बनाना क्या चाह रहे हैं, आप बनाना चाह रहे हैं मास्टर बजट। तो मास्टर बजट तब तक नहीं बनेगा, मैं अब यहाँ पे थोड़ा सी एक दूसरी स्पेस यूज करता हूँ। तो मास्टर बजट तब तक नहीं बनेगा, अब देखें ना, आपने स्टेटमेंट ऑफ आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बजटेड इनकम स्टेटमेंट ये आपने बनानी है। अब पीछे सेल्स की फिगर होगी तो आप बनाएंगे ना, तो सेल्स का बजट बनाना पड़ेगा। इसीलिए हम सेल्स के बजट को फंक्शनल बजट कह रहे हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक एक पर्टिकुलर फंक्शन से है। सेल्स एक फंक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग एक फंक्शन है, सेलिंग एक फंक्शन है। तो इसको हम इसलिए फंक्शनल बजट कह रहे हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में हमें जितनी भी फिगर्स चाहिए वो इन बजट से ही आनी है। तो मैं यहाँ पे वो वर्ड्स रिपीट कर देता हूँ, सेल्स, प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये तमाम जो हैं वो फंक्शनल बजट्स हैं। ठीक है। तो और इसकी फिर एक वो डायग्राम अक्सर आप किताबों में देखते हैं जिसके ऊपर सबसे सेल्स होता है और सेल्स के बाद फिर बाकी चीजें जो हैं वो उसी से निकल रही होती हैं। सेल्स की बेस पे प्रोडक्शन बनता है, प्रोडक्शन की बेस पे फिर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तय होता है। तो आई विल रेकमेंड कि आप एक दफा वो डायग्राम देख लें। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि which of the following tasks would usually be carried out first in the budgetary planning process, कि जो आपका बजटरी प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले कौन सा टास्क जो है वो होता है। तो देखें ये जो बजटरी प्लानिंग का प्रोसेस है ये कनेक्ट होता है आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से। तो जब तक आप अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को नहीं देखेंगे, मैं जब स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा रहा होता हूँ और मैं जब उसके अंदर प्लानिंग की बात करता हूँ तो मैं ये बात करता हूँ कि प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, प्लानिंग इज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, प्लानिंग इज मेकिंग योर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स एंड देन हाउ टू अचीव दोस गोल्स। ये सारा कुछ प्लानिंग में आता है। कि प्लानिंग में क्या आता है, पहले आप ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे और फिर उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपने क्या करना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप क्या करेंगे, वो सारा कुछ सेट करेंगे। तो इसके अंदर आप सबसे पहले बजटरी प्लानिंग के प्रोसेस में यू विल आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
और फिर ये उसके बाद की बातें हैं कि आपने प्रिंसिपल बजट फैक्टर बनाना है और फिर उसके बाद आपने सेल्स डिमांड को देखना है और आपने ये रेट शेट निकाले हैं। सबसे पहले बजटरी प्लानिंग प्रोसेस में यू हैव टू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, तो ये आपने बात ज़हन में रखनी है। अच्छा, फिर उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है और ये सवाल मैं आपसे थोड़ी देर के लिए पूछूंगा। अब आप कहेंगे जब मुश्किल आया तो फिर सर हमारे से पूछ रहे हैं, आसान आसान खुद करवा रहे हैं, लेकिन देयर इज अ रीजन फॉर दैट। क्वेश्चन है जी कि इफ अ कंपनी, और हमने देखें जी 15-10 मिनट में 10 मिनट में कुछ ये क्वेश्चन कवर करनी है। इफ अ कंपनी हैज नो प्रोडक्शन रिसोर्स लिमिटेशन, अब सवाल को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो। तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी कंपनी को किसी प्रोडक्शन रिसोर्स की लिमिटेशन नहीं है, मटेरियल की भी, लेबर की भी, ओवरहेड की भी, यानी कि कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तो जरा ऑर्डर बताएं कि बजट्स किस ऑर्डर में बनेंगे, पहले कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो यहाँ पे 6 बजट दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, और आपसे पूछा गया कि किस ऑर्डर में बनेगा, पहले पांचवा बनेगा, फिर चौथा, फिर पहला, फिर 6, यानी कि 5 4 1 6 3 2 ऑर्डर आपने बताना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये ऑर्डर बताने की कोशिश की थी, होपफुली आप इसको खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो थोड़ा सा अब अपना भी जहन इस्तेमाल करें और मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता दें, ए बी सी या डी, ताकि मुझे मेरे गले को थोड़ा सा आराम मिले। तो जवाब आना शुरू हो गए हैं और जवाब आ रहा है डी, और फिर अरसलान ने कहा डी, सुहेब ने कहा ए, नजम ने कहा डी, और बाकी भी मुझे बता दें। तो मोस्टली जो जवाब आ रहे हैं वो आंसर आ रहा है डी, और उसके बाद कुछ जो आंसर आए हैं ए, और बी भी आंसर आया है, और इस बात पे सारे क्लियर हैं कि सेल्स बजट जो है वो पहले बनना चाहिए। अच्छा, अब इसमें ना बी और डी में एक टाई है। आई डोंट नो कि ए कैसे हो सकता है, क्योंकि सेल्स बजट तो बन गया, सॉरी ए तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सबसे पहले सेल बजट बनना है। अब या बी हो सकता है या सी या डी। अच्छा, अब बी और सी में दूसरा अब डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो यहाँ पे नॉर्मली जब डायग्राम आप देखते हैं तो उसके अंदर ऐसा ही होता है कि आप उसके बाद फॉरेन प्रोडक्शन बजट पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है जो कि नॉर्मली आपके क्वेश्चंस में नहीं होती, और वो है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बजट। ठीक है, अब देखें, जब तक आप इस बात का ताजुन नहीं करेंगे कि आपने फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो है वो कितनी रखनी है, क्योंकि देखें वर्ड्स जरा गौर करें कि वो ये कह रहा है कि प्रोडक्शन की कोई रिसोर्स लिमिटेशन नहीं है, हम जितना भी प्रोड्यूस करना चाहें हम कर सकते हैं। तो हम पहले ये देखना चाह रहे हैं कि अच्छा बेचना कितना चाहिए, बेच हमारी सेल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, और हम ये देख रहे हैं कि हमारी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। सो बेसिकली वी आर, जी अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बेसिकली इसके बाद 4 आएगा, और 4 के बाद फिर आप आ जाएंगे प्रोडक्शन बजट पे, और फिर उसके बाद प्रोडक्शन से रिलेटेड मटेरियल होगा, और फिर उसके बाद मटेरियल की इन्वेंट्री और मटेरियल का परचेज बजट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, और डी बड़ा क्लोज था, यानी कि बेसिकली अगर मैं भी इसको कर रहा हूं तो मैं शायद बी और डी में कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं शायद प्रोडक्शन को फिनिश गुड्स इन्वेंट्री से पहले ले आऊंगा, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि प्रोडक्शन की कोई रिसोर्स लिमिटेशन नहीं है, इसलिए ऑर्डर में उसका तीसरा नंबर आ गया। ठीक है जी। इसी से मिलता जुलता सवाल अगला है,
और वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई प्रोडक्शन रिसोर्स लिमिटेशंस ना हो तो फिर फॉलोइंग आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन बजट टू बी कंप्लीटेड, यानी कि प्रोडक्शन बजट को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से आपके आइटम्स जो हैं वो होने चाहिए, वो अवेलेबल हों। अगेन नो प्रोडक्शन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे क्या कहते हैं जी, यहाँ पे कहते हैं सेल्स वॉल्यूम फ्रॉम द सेल्स बजट। बिल्कुल ठीक है जी, हमें सेल्स वॉल्यूम जब तक हमें नहीं पता होगा सेल्स बजट से हम प्रोडक्शन बजट नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हुआ कि चारों ऑप्शंस अभी अलाइव हैं। दूसरा है कि आपको पता होना चाहिए मटेरियल परचेजेस फ्रॉम दी परचेज बजट। अब प्रोडक्शन बजट के लिए मटेरियल परचेजेस का पता होना जरूरी नहीं है, हम उसके बगैर भी बना सकते हैं। तीसरा है जी बजटेड चेंज इन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। बिल्कुल ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए और यही अभी पूरा हमने सीक्वेंस में देखा था कि सेल्स के बाद दूसरी चीज अगर हमें फिनिश गुड्स की पता लग जाए इन्वेंट्री तो हम बना सकते हैं। और चौथा है स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये बस एक छोटा छोटा एमसीक्यूज में ट्रिक आ जाता है, कुछ चीजें आपको बड़ी क्लोज लग रही होती हैं तो यही आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। सवाल का जवाब अगर पेपर पे दे रहे होते तो शायद आप फ्रीली कुछ भी लिख रहे होते, लेकिन यहाँ पे बहरहाल प्रॉब्लम ये है कि एक जवाब ठीक है और दो जवाब में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है। तो छोटे छोटे वर्ड्स हैं नोट करने वाले और ये आपने इस सारे को सीखना है। जल्दबाजी नहीं करनी, एमसीक्यूज में बच्चे बड़ी जल्दबाजी करते हैं और वो फटाफट एक आंसर जो उनको लग रहा होता है कि उनके जहन ने सोचा था और वो मिल गया तो वो उसको टिक करके आगे चले जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी व्हेन प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन बजट द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस इक्वल्स। अब आप लोगों ने डेफिनेटली ये बजट्स बनाए होंगे तो क्या फॉर्मेट होता है? फॉर्मेट ये होता है कि आप क्या लेते हो, बजटेड सेल्स, ठीक है। तो आप बजटेड सेल्स लेते हो और उसके अंदर ऐड करते हो एंडिंग इन्वेंट्री और लेस कर देते हो बिगिनिंग इन्वेंट्री। तो ये आपने वो फॉर्मेट्स बजट के बनाए होंगे। अब बात ये है कि अब वो लंबे चौड़े फॉर्मेट्स हमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जवाब एमसीक्यू की फॉर्म में देना है तो हम यहाँ पे फटाफट जवाब को ढूंढेंगे। तो बिल्कुल ठीक आपने जवाब दिया। क्या जवाब दिया जी रबाज ने? बी। तो बी आंसर है और यही मैं आपको अभी बता रहा था फॉर्मूला, तो उसके हिसाब से भी बी बनता है। उसके बाद ये अगला अगला है जी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द मटेरियल परचेज बजट इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द मटेरियल यूजेज बजट। अब सवाल जरा गौर से सुने कि मटेरियल परचेज बजट में जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है और जो मटेरियल यूज बजट में क्वांटिटी है वो कम है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट इन्फर की जा सकती है? अच्छा, अब ये जो इन्फरेंस का वर्ड है इसको उर्दू में क्या कहते हैं? अक्स करना। कि दो स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, तो दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के आप कौन सी बात इससे बन रही है, क्या अक्स करेंगे? तो अब चार ऑप्शंस हैं, मैं इसका भी जवाब आपसे लेता हूं। चार ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वेस्टेज ऑफ मटेरियल हो रही है, क्या ऐसा है? दूसरा, फिनिश गुड्स इन्वेंट्रीज आर बजटेड टू इंक्रीज, कि जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है वो बढ़ रही है। तीसरा, रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज आर बजटेड टू इंक्रीज, और चौथा, रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज आर बजटेड टू डिक्रीज। तो जवाब आना शुरू हो गए हैं और जवाब जो है वो बी 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 और उसके बाद सी एक जवाब आया है। तो मोस्टली बी के जवाब आ रहे हैं और उसके बाद एक सी का जवाब आया। अच्छा, अब इसका जो सही जवाब ए भी आ गया, बहुत अच्छे। वेस्टेज कैसे जो है आपने अखज कर लिया? वेस्टेज तो अखज नहीं हो सकता ना। अगर आपने परचेज ज्यादा है और इस्तेमाल कम हुआ है, इस्तेमाल कम हुआ है, ठीक है। मटेरियल मटेरियल परचेजेस इज ग्रेटर देन मटेरियल यूज्ड, तो इसके अंदर जो सही जवाब है दैट इज के इन्वेंट्री मटेरियल की जो है, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री वो बढ़ रही है, बजटेड टू इंक्रीज। हम एंड में इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज उसकी हो रही है।
अच्छा जी, कोई कमेंट आया जी मोहम्मद, अच्छा नहीं कमेंट नहीं, आंसर है मोहम्मद अरसलान, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब है सी। सो बेसिकली रॉ मटेरियल इन्वेंटरीज आर बजट। अच्छा मैं वैसे सोच रहा हूँ, वैसे ए को भी जब मैं पढ़ता हूँ, जिस तरह अभी नजम ने मेरे ख्याल में ए दे दिया, तो बहरहाल ए का भी ज़हन में आता है कि परचेज किया ज्यादा और उसके बाद यूजेज जो है वो कम हो रही है, लेकिन ए को आप इसलिए नहीं करेंगे कि ये कोई एक्चुअल वाली कहानी तो है नहीं, ये तो बजट्स हैं कि आपने बजट में रखा था कि हम 10,000 लेट से परचेज करेंगे और बजट में रखा था कि 8,000 इस्तेमाल होना है, तो जाहिर बात है आपने बजट में 2,000 की इन्वेंट्री ही रखी होगी, क्योंकि आपने सोचा होगा कि इस्तेमाल तो 8,000 होना है लेकिन हम जरा ज्यादा खरीद के रखते हैं, तो इसलिए आपने ज्यादा खरीदा होगा, तो दैट मेक्स सेंस। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है दैट इज द अल्टीमेट ऑप्शन। अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत होंगे, आपने ये बातें इससे पहले कई दफा पढ़ी होंगी, कई दफा सुनी होंगी, लेकिन उस सारे नॉलेज के साथ, और अगर मैं आज भी आपको 45 मिनट का लेक्चर झाड़ देता, तो सारे नॉलेज के साथ आपसे ये सवाल जिसने ए और बी और सी में कंफ्यूज करना था वो कंफ्यूज ही करेगा। ये आपको वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस कर करके लैंग्वेज और अप्रोच और जो पूछने का तरीका और बताने का अंदाज वो आपको थोड़ा सा क्लियर होता जाएगा, और देन यू विल बी मोर कंफर्टेबल विद दीस एमसीक्यूज, और यही इस प्रैक्टिस टू पास कोर्स का मकसद था। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जरा कुछ क्वांटिटेटिव कामों पे। तो ये तो हो गए स्टेटमेंट वाले सवाल, हम स्टेटमेंट वाले सवाल हमने पिक कर लिए। अच्छा कुछ लोग कहते हैं स्टेटमेंट वाले सवाल मुश्किल होते हैं, कुछ कहते हैं आसान होते हैं, कुछ को न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हैं, लेकिन बहरहाल अब हम इससे आगे निकल के बजटिंग 2 में मोस्टली जो सवाल कर रहे होंगे उसमें हमने कोई ना कोई वर्किंग भी करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो जो फॉर्मेट्स हैं अब वो कहीं ना कहीं हमें जहन में क्लियर होने चाहिए, और हमने क्विकली अपने कागज पे वो चीज़ें अल्टीमेटली हल करके उसका जवाब देना है। मैंने जो आईसीएमपी की वो सुनी है फेसबुक लाइव, उसके अंदर उन्होंने यही कहा है कि आप अपना कागज़ यूज़ कर सकते हैं, आप उसके ऊपर वर्किंग करें और हमें बस जवाब एबीसीडी में से बता दें या फीड कर दें। तो सवाल पढ़ लेते हैं कि कंपनी प्लान कर रही है कि 24,000 यूनिट सेल करेंगे, ओपनिंग इन्वेंटरी 2,000 है। आप बेशक मेरे साथ-साथ कर लें, आप मेरे से पहले कर लें, ये अब आप पे डिपेंड करता है। मुझे भी ये हार्डली 1 मिनट लगेगा, 1 डेढ़ मिनट करने में और बताने में, आप उससे पहले कर लें। तो साथ-साथ इस टाइम का फ़ायदा उठाएँ, सिर्फ मुझे ना सुनें, कोशिश करें मेरे से आगे बढ़ के, ये सवाल आपके सामने मौजूद है, आप कर लें इसको, फटाफट पेपर पकड़ें, कर लें। सो पीक्यू कंपनी प्लान्स टू सेल 24,000 यूनिट्स, ओपनिंग इन्वेंटरी 2,000 यूनिट्स है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि हम इन्वेंटरी जो है दे प्लान टू इंक्रीज इन्वेंटरी बाय 25% बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो ओपनिंग इन्वेंटरी 2000 है, क्लोजिंग कितनी होगी? 25% से बढ़ाना चाह रहे हैं, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी 2500 हो जाएगी, ओपनिंग 2000 है। अब वो कहते हैं कितने यूनिट्स बनाएंगे, तो भाई हमें पता है कि हमने क्या करना है कि जितने यूनिट्स बेचने हैं उसके अंदर एंडिंग जमा करते हैं, एंडिंग जमा करने के बाद बिगिनिंग माइनस करते हैं, तो ये जब करेंगे तो जवाब आ जाएगा 24,500। अब आप देख लें कितनी देर लगी है, डेफिनेटली इतनी देर नहीं लगी, और अब आपने भी मुझे इसका जवाब दे दिया। तो ये अभी एक स्टार्टर है बेसिकली, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। अभी आप आगे नोट कीजिएगा, वो कहेंगे जी लॉस हो गया, थेफ्ट हो गया, लीकेज हो गई, आइडल टाइम आ गया। अब आपको पता है अगर आपने पिछली अटेम्प्ट दी हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो बजटिंग के सवाल आ रहे थे वो काफी कॉम्प्लिकेटेड आ रहे थे, और उसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन कहीं ना कहीं लॉस के क्वेश्चंस की थी। तो वो जो लॉस वाला सिनेरियो है वो आपका इस एमसीक्यूज में भी आ सकता है। मैंने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए हैं आपको प्रैक्टिस पोर्टल में, हो सकता है इस जो हम प्रैक्टिस पर कर रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन आए, तो आपने जरा उन क्वेश्चंस को स्पेशल ध्यान देना है। ये तो हो गया स्ट्रेट क्वेश्चन, ये सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा आपको फॉर्मेट्स क्लियर हैं, आप कंपटीशन कर सकते हो, लेकिन अगर इसके अंदर मैं कुछ चीज ऐड ऑन करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। खैर हमने ऐसा ऐसा अपना नॉलेज भी बिल्ड करना है, हमने कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करना है। अब जो इन्फॉर्मेशन आ गई है वो मटेरियल परचेज बजट की आ गई है। अब देखें, अब हमारा मटेरियल परचेज बजट हमें क्लियर होना चाहिए कि मटेरियल परचेज बजट में क्या होता है। तो आपको पता है हम क्या करते हैं मटेरियल परचेज बजट में, हम बजटेड प्रोडक्शन लेते हैं, यानी कि बजटेड प्रोडक्शन का मतलब है कि हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं, उसको फिर हम स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायरमेंट जो होती है पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट पे कितने केजी लगने चाहिए, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर हमारे पास मटेरियल टू बी यूज्ड आ जाता है। मटेरियल टू बी यूज्ड, इसको आप बजटेड मटेरियल कह लो, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसमें से हम क्या करते हैं, इन्वेंट्रीज की एडजस्टमेंट्स करते हैं, हम क्लोजिंग मटेरियल ऐड करते हैं, बिगिनिंग लेस करते हैं, तो मटेरियल टू बी परचेज्ड आ जाता है। नाउ दिस इज दी
फॉर्मेट मुझे जरा कंफर्म कीजिएगा, मेरा कोई नेटवर्क में तो मसला नहीं है? ओके, थैंक यू, ठीक है। मुझे ऐसा लगा एक एरर मैसेज आया तो मैंने कहा मैं कंफर्म कर लूं। कभी हुआ करे तो मुझे बता दिया करें। आप मोस्टली नो कह रहे हैं, सिर्फ अली ने इशू है कहा है, तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ फिर वो इशू आपके एंड पे, क्योंकि मुझे 5 से 6 लोगों ने कंफर्म किया है कि कोई इशू नहीं है। तो बहरहाल इसकी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, तो उसके बाद कहीं से अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये बताने के बाद आप अब इस क्वेश्चन को देखें। वो ये कहते हैं कि हमें ये 3 केजी रिक्वायर्ड है, ये है स्टैंडर्ड, ठीक है। अब आप ये देखें कि बजट्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड्स भी चाहिए होते हैं, और स्टैंडर्ड हमारा अगला टॉपिक भी है, बड़ा मजे का और बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी, और बहुत क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आते हैं। तो अगला टॉपिक कल का जो है वो इससे मुताल्लिक है। तो बजट बनाने के लिए स्टैंडर्ड चाहिए होता है। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि एक यूनिट अगर आपने बनाना है तो उसके लिए 3 केजी मटेरियल चाहिए, और फिर उसके बाद वो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे रहा है रॉ मटेरियल की भी और फिनिश गुड्स की भी, ठीक है। और फिर वो बजटेड सेल्स दे रहा है, और फिर वो क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रहा है रॉ मटेरियल की भी फिनिश गुड्स की भी। अच्छा, अब यहाँ पे ना ट्विन क्वेश्चन है, आपने बजटेड प्रोडक्शन पहले निकालनी है, वो नहीं दी हुई, फिर उसकी बेस पे आपने किलोग्राम्स निकालने हैं। तो बजट प्रोडक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 60,000 सेल्स में से एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर दूंगा 3,000, इसमें से बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर दूंगा 2,000, और मेरे पास आ जाएगी 61,000। तो ये आ गया बजटेड प्रोडक्शन। इसको मैं स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट 3 केजी की है उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे 1,83,000 जो है वो मेरे पास बजटेड मटेरियल आ जाएगा जो मैंने इस्तेमाल करना है। खरीदूंगा कितना, एंडिंग जमा करता हूँ 7,000 और बिगिनिंग माइनस करता हूँ 15,000, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा। और वो जवाब क्या है, मुझे अब कुछ लोगों ने भी बताया है, मैं उनका जवाब भी नोट कर लेता हूँ। तो वो जवाब है बी। तो डेफिनेटली जब आप ये वर्किंग्स करते हैं तो उससे जो जवाब आता है वो बी ही बनता है, 1,75,000। अब यहाँ से देखें, क्वेश्चन दिखने में बड़ा था, इंफॉर्मेशन ज्यादा थी, आपके पास प्रायर नॉलेज था, फॉर्मेट आपको क्लियर था, आपने इंफॉर्मेशन फीड की, आंसर देखा, डाल दिया। अब इसके अंदर हाँ, अगर वो कहीं से इंफॉर्मेशन को घुमाता तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होता। घुमा कैसे सकता है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं लॉस की बात कर देगा या आइडल टाइम की बात कर देगा। वो अभी जैसे ही क्वेश्चन आता है तो मैं फोकस करके आपको उसकी एक ट्रिक बताता हूँ कि वो आपने कैसे करना है, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम बजट्स करना शुरू हो गए हैं, हम प्रोडक्शन बजट कर रहे हैं, हम आगे फिर मटेरियल बजट बनाना शुरू हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमने कैश बजट पे चले जाना है, और ये हमारे फिर बजट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे बजट्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा सवाल है जी, वो कहते हैं कि बजटेड सेल्स 18,000 यूनिट है। हाँ, अब यहाँ पे देखें जी, अब ये मैं यहाँ पे आपकी इनपुट चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं वो जो पॉइंट कह रहा हूँ कि कहीं पे वो कहाँ कैसे वो गड़बड़ कर सकते, कैसे वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकते। तो यहाँ पे आप जरा नोट कीजिएगा कि वो कहता है एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस 10% ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स आर स्क्रैप्ड एज डिफेक्टिव। यानी कि होता ये है कि आप जो यूनिट्स बनाते हैं उसके 10% यूनिट स्क्रैप हो जाते हैं। इसका मतलब आपको ज्यादा बनाने हैं, स्क्रैप का मार्जिन भी डालना है। मैं इससे ज्यादा भी कुछ नहीं बताऊंगा, पहले आपको मौका देता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री 15,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 11,400 है। अब वो कहते हैं कि तमाम इन्वेंट्रीज को क्वालिटी चेक पास करना जरूरी है। आपने बताना है प्रोडक्शन बजट, बताना है कितने यूनिट्स बनाए। अच्छा, अब अगर ये 10% वाला रोला ना होता तो हम बड़ा सिंपल करते, 18,000 जमा क्लोजिंग 15,000 माइनस ओपनिंग, जमा 11,400 माइनस ओपनिंग 15,000। तो ये मेरा जवाब आ जाना था, और वो जवाब भी यहाँ पे मौजूद होगा। लेकिन ये जवाब गलत है, क्योंकि इसके अंदर हम 10% वाली बात को इग्नोर कर रहे हैं। तो अब जरा मुझे स्टूडेंट्स आप पहले बताएंगे कि आप इसको हैंडल कैसे करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे आप इसको। तो जवाब आपने बता दिया, जवाब आपका ठीक है।
वैसे सौरव ने बता दिया तो फिर मैं क्या समझाऊं। ऐसा मैं वेट करता हूँ कितने लोग मुझे मैसेज करते हैं, और क्या सारे ठीक करते हैं, तो फिर तो गल ही मुक गई। तो 3 अभी मुझे जवाब आ गए हैं, तो तीनों ठीक हैं। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स। सारे कर लें जी एक दफा। Got another one which is correct. बस ठीक है, आप ले जाओ। ओके, गॉट अनदर वन। तो मोस्टली लोगों ने जवाब ठीक ही दिया है। इसका मतलब है आप इस एक छोटे से पॉइंट को समझते हैं, आप इससे परेशान नहीं हुए। तो एक तो आपने इसी तरीके से ये सारी वर्किंग कर लेनी है नॉर्मली। जब आप ये वर्किंग करोगे 18,000 में 11,400 जमा करोगे, 15,000 माइनस करोगे, तो ये जवाब आएगा 14,400। ये जवाब यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये जवाब गलत है। मौजूद है लेकिन गलत है। अब आपने इसको ये देखना है कि ये 14,400 है, ये तो हमें ये तो हमें सही वाले चाहिए। ये तो इतने यूनिट्स तो हमें वो चाहिए जो क्वालिटी कंट्रोल से पास हो जाएंगे। लेकिन हम बनाएंगे कितने, कितने बनाएंगे जिसका 10% हमारा जाया भी हो, तो 14,400 रह जाए। तो उसके लिए आप इसको 0.9 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 0.9 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 16,000 आ जाएगा, और ये आंसर आपने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब जो लोग थोड़ा सा इसको सुन के कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ने 0.9 पे क्यों डिवाइड कर दिया, या कभी आपको वर्किंग पढ़ेंगे तो वो वर्किंग में आ जाएगा कि 1/9 से ये कर दें वो कर दें, तो समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिसको अभी ये बात नहीं समझ आई और ये पॉइंट तंग करता है, तो आप इसको यूं कर लें कि हम कितने यूनिट्स बनाएं एक्स, ठीक है, एक्स, कि उसका 10% जाया हो 0.1x, तो कितने बन जाएं 14,400। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जिन लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही वो इस तरह से समझ सकते हैं, और ये आगे बहुत हेल्प करेगी आपको। तो मैंने ये कहा कि हम जानना चाह रहे थे कि कितने यूनिट्स बनाएं एक्स जिसका 10% 0.10x जाया हो जाए, तो सही वाले कितने हो 14,400। अब देख लें जी, आपके पास इक्वेशन क्या आ गई। आपके पास ये इक्वेशन आ गई, और आपने x को जब सॉल्व किया तो आप वहीं पे पहुंच गए जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। वो शॉर्टकट था, जो इस बात को समझ लेता है वो फटाफट वहां तक पहुंच जाता है, उसको टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली समझना चाह रहे हैं तो यूं समझ लें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी, जो लोग आंसर नहीं दे पाए या जिन्होंने गलत आंसर निकाला, ठीक है। तो ये इसका करने का प्रोसीजर था। और क्वेश्चंस में जब कॉम्प्लेक्सिटी डाली जाती है तो वन ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी इज दिस, यही वाली बात, आइडल टाइम और लॉसेस वगैरह। चलें जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीआर कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट, बजट आउटपुट जो है वो 200 यूनिट्स है, और एक प्रोडक्ट पे 6 घंटे लगते हैं लेबर के, और कंपनी एंटिसिपेट कर रही है कि 20% आइडल टाइम होगा। अच्छा चलें, ये भी मजे का सवाल है। मैं इसके लिए जरा स्पेस थोड़ी सी क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आइडल टाइम आ गया। तो क्या जी, आइडल टाइम को भी समझ लें लॉस की एक फॉर्म ही होती है कि वक्त गुजर गया लेबर का, पे करना है, काम कोई नहीं हुआ। तो लेबर का रेट है 7 पर आवर। अच्छा, अब अगेन जो लोग इसको कर सकते हैं वो कर लें, मुझे जवाब बता दें। तो अब इसको यूं समझें, अगर हम नॉर्मल बजट बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बजटेड प्रोडक्शन लेते हैं। हम बजटेड प्रोडक्शन लेते हैं, तो वो इधर कितनी है बजटेड प्रोडक्शन, 200 यूनिट। फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड लेबर से, कि एक यूनिट पे स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने आवर्स लगने चाहिए। तो हमें स्टैंडर्ड
जो है वो दिया हुआ है 7, ठीक हो गया, सॉरी कितना दिया हुआ है 6, स्टैंडर्ड दिया हुआ है 6। तो अब इसके हिसाब से तो 12 घंटे, लेकिन ये जो 12 घंटे है, चलो एक जवाब आ गया, मैं जरा उसको पढ़ लूं कि सही निकाला या नहीं निकाला। जी बिल्कुल ठीक ही निकाला नजम आपने, ये आपका आंसर ठीक है, मैं चॉइस नहीं बताऊंगा। हमजा आपने भी ठीक बताया है, ये पता नहीं पुराने आंसर है, नहीं हाँ ये पुराने बता रहे हैं, सिर्फ नजम का भी आंसर आया। तो अब यहां से समझें कि 200 यूनिट्स अगर बनाने हैं तो 200 ज़रब 6, 200 ज़रब 6 तो एक्टिव आवर चाहिए ना, यानी कि 1200 घंटे तो एक्टिव आवर चाहिए, वो घंटे जिसमें काम हो रहा हो। अब अगर आपकी लेबर 20% आइडल टाइम भी आपने डालना है, 20% आइडल टाइम, तो फिर आप इसको बस जिस तरह आपने वो जो लॉस वाला काम ही किया था 20%, उसी हिसाब से आप यहाँ पे उसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप 1200, एक मिनट, एक और जवाब आ गया, मैं जरा उसको भी चेक कर लूं। अली ने जवाब दिया सी। अली आपका जवाब ठीक नहीं है, इसका जवाब सी नहीं है, ठीक है, एक दफा और ट्राई कर लें। ये स्टूडेंट्स मार्कअप मार्जिन और ये इस किस्म के कॉन्सेप्ट में ना बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको जरा आप बड़ा ही ट्रिकी और बड़े सही अंदाज में हैंडल करें। अच्छा, अब मैं ना अपनी वही इक्वेशन यूज करता हूँ, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि मैं जानना चाह रहा हूँ वो घंटे जो टोटल लगे और उसका 20%, उसका 20%, 20 ही है ना, हाँ, उसका 20% जाया भी हो तो फिर कितने घंटे बच जाएं एक्टिव 1200। तो अब क्या हुआ जी, 0.80 x इज इक्वल टू 1200 और x इज इक्वल टू 1200 तकसीम 0.80, तो अब जवाब आया 1500 घंटे। और 1500 घंटे का मतलब है 300 आवर्स आइडल होगा। तो 1500 घंटों की पेमेंट आपको करनी है, तो 1500 ज़रब 7, जिसका जवाब बनता है वो डी बनता है। तो देखें वो जो ऊपर वाला पॉइंट मैंने आपको जैसे समझाया था वैसे ही नीचे मैंने सॉल्व किया है। मैं कोशिश करता हूँ स्टूडेंट को एक अप्रोच बनाई जाए। तो अब आज से आपने ये जो लॉस वाला मामला है, मैंने प्रैक्टिस पोर्टल में भी क्वेश्चन डाले हैं, पास पेपर्स में भी काफी स्टूडेंट इस बात से परेशान हुए, मेरे से अक्सर वो जिक्र करते हैं सर ये वाली बात हमें समझ नहीं आई। तो ये सवाल अभी आपको 3 से 4 दफा मजीद फिर बार बार आएगा, फिर प्रैक्टिस पोर्टल में भी आएगा। तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आज के बाद आप ये वाली गलती करें। देखें जब भी कभी इस किस्म का सिनारियो आ जाए जिसमें लॉस आ रहा हो, तो आप फौरन अपने जहन में मैथमेटिकल इक्वेशन ले आएं कि हम कुछ ऐसा जानना चाह रहे हैं जिसका इतने परसेंट ज़ाया भी हो तो इतना रह जाए। जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो आप कंप्यूटेशन आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके कई तरीके हैं, लोग मैथमेटिकल जो ब्रेन्स होते हैं वो कई और तरीकों से भी सोचते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तरीकों पे नहीं जाता, लेकिन मैं स्टूडेंट को अक्सर एक कॉमन तरीका ज़रूर बताता हूँ जिसको वो करके किसी भी किस्म के सिनेरियो से काम चला सकते हैं। तो ये आपको मैंने एक समझ लें कि एक इस प्रॉब्लम को हैंडल करने का एक तरीका बता दिया। किसी को कोई एम्बिगुइटी हो रही है इस तरीके में, कोई बात पूछनी है तो अभी पूछ ले, क्योंकि आगे इस तरह के सवाल 3 से 4 दफा और आने हैं प्रैक्टिस पोर्टल में भी और यहाँ पे भी। तो फिर मैं जब आपसे पूछूंगा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप डेफिनेटली ये नॉट गेट है। अभी पूछ लें, हम आगे चलते हैं। हमने देखें इतने अरसे में कितनी अच्छी प्रैक्टिस भी कर ली है। कोई एम्बिगुइटी किसी को? नहीं तो फिर देख लें, अगला ही सवाल आ रहा है जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट फिर एक दफा टेस्ट होगा। तो फिर मैंने अब आपसे जब पूछना है तो आपने उसका जवाब ठीक देना है। तो आप इस वक्त मेरे से सवाल कोई नहीं पूछ रहे, चलें अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगले सवाल में फिर यही कॉन्सेप्ट आया, और अब मैं ये सवाल समझ लें आपके सामने ही रख रहा हूं। मैं चले अब पढ़ता भी नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ता हूं ना तो थोड़ी बहुत तो डिस्क्रिप्शन आपको मिल ही जाती है। तो अब ये जो सवाल है फिफ्थ, जिसमें लिखा हुआ ईच यूनिट ऑफ इको टेक्स, ये सवाल पढ़ लें। 2 मिनट है आपके पास सिर्फ, 10:02 पे मैं जवाब बता दूंगा और एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। ये 2 मिनट आपके पास सोचने के और जवाब देने के। और इस वक्त 19 से 20 स्टूडेंट लाइव हैं,
मैं चाहता हूं कि मेरा जो चैट बॉक्स है वो सारों के जवाब से भर जाए। जो भी जवाब 2 मिनट के अंदर आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो मुझे बता दें। सो लारेब इज द फर्स्ट वन टू आंसर और इनका आंसर ठीक है। I'm waiting for the others. Arbaz got the correct answer. Very good. Arsalan, correct answer. Good. Hamza, correct answer. Najam, correct answer. Najmul Hassan. Sidra, correct. Very good जी, सारे ठीक बता रहे हैं, अभी तक कोई गलत जवाब नहीं आया। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं आप एक दूसरे के जवाब देख सकते हैं? को मुझे कंफर्म करेगा कि ये चैट विजिबल होती है सारों को या विजिबल नहीं होती? हाँ, ओके। तो जब मैंने कह दिया कि आपका जवाब ठीक है तो आपको पता लग गया कि ये जवाब डी है और फिर आपने बता दिया, तो ये तो फिर मजा ना आया। मैं तो ये एज्यूम कर रहा हूँ कि, और मैं इसलिए बोल भी नहीं रहा होता कि ऑप्शन डी है। ओके, तो फिर तो ये तो मैं देखूंगा कल ऑप्शन कि ये जो चैट है ये एक दूसरे को विजिबल ना हो, क्योंकि फिर तो एक को आंसर पता लग गया, वो तो फिर दूसरा रिपीट कर। एनीवेज, आई होप कि आप सेंसिबल लोग हैं, आप इस चीज पे नहीं देखें सॉल्व करके कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपने अपने पढ़ने के लिए पढ़ना है, आपने किसी को चीट तो नहीं करना ना। तो इतने पैसे भी आप पे कर रहे हैं तो आप खुद सॉल्व करके करें, खुद सॉल्व करके करें, ठीक है जी। इकरा कह रही है हम भी आपके स्टूडेंट हैं, मुझे इसकी बात की समझ नहीं आई कि मैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो इसका क्या मतलब है कि मैं भी ऐसे करता हूँ, आई डोंट नो। एनीवेज, ठीक है जी, मैं तो फिर इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, हम अपना टाइम बचाते हैं, हम इसको आगे और इम्पोर्टेंट किसी बात पे हम स्पेंड कर लेते हैं। अगला सवाल, अब हम थोड़ा सा कैश बजट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, हम कैश बजट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं जी कि लोकल अथॉरिटी है वो कैश बजट बना रही है अपने डिपार्टमेंट के लिए, कौन सा आइटम कैश बजट में नहीं आएगा? कौन सा आइटम कैश बजट में नहीं आएगा? क्विकली बता दें जी। अब मैं ये करूंगा कि एक दो आंसर जब आ जाएंगे तो फटाफट फिर आगे चला जाऊंगा। इसका आंसर बी है, बिल्कुल ठीक बताया जी आप लोगों ने। डेप्रिसिएशन कैश बजट में नहीं आती क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब जब आप कैश बजट बना रहे होते हैं तो कैश बजट बनाने के लिए अब आपको पता है एक फॉर्मेट सा होता है। फॉर्मेट क्या होता है कि आप कैश रिसीट्स लेते हैं और उसके अंदर से फिर कैश पेमेंट्स माइनस करते हैं, तो आपके पास, अच्छा, फिर उसके बाद एक ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। और ये करने के बाद आपके पास या तो कैश एक्सेस में आ जाता है या कोई डेफिशिएंसी आ जाती है, और फिर उसके बाद आप इसकी फाइनेंसिंग करते हैं, और फाइनेंसिंग में या बोरिंग होगी या रीपेमेंट होगी, और फिर एंडिंग बैलेंस आ जाता है। अब ये एक एक छोटा सा एक फॉर्मेट और एक स्ट्रक्चर है जो कि कैश बजट के क्वेश्चंस के लिए आप अडॉप्ट करते हैं। अब नेचुरली अब हमने पूरा कैश बजट तो बनाना नहीं, पूरा कैश बजट एज सच हम बनाएंगे नहीं सीबी एग्जाम में। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एमटीक्यू क्वेश्चन अगर आ गया कैश बजट का, तो वो कैश बजट का उन्होंने टेम्पलेट बना के दिया होगा, टेबल बना के दिया होगा, आप उसके अंदर वैल्यूज फीड कर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर भी स्ट्रक्चर नहीं बनाना। तो इसीलिए स्ट्रक्चर आपके जहन में जरूर होना चाहिए, लेकिन अब आप थोड़ा सा आप इसको इस इससे बच गए हैं कि आप ये पूरा खुद ड्रॉ कर रहे होंगे या लिख रहे होंगे। एनीवेज, अच्छा, अब इसके अंदर मैंने ये बात इसलिए बताई कि एक तो आपको थ्योरी भी साथ साथ जरा कनेक्ट होती रहे, दूसरा ये कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो बजटेड कैश रिसीट्स होती हैं। बजटेड कैश रिसीट्स सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब बजट कैश रिसीट का जो मामला है उसके अंदर अंदाजा है, हम अपने एक्सपीरियंस और जजमेंट की बेस पे
एक पैटर्न बनाते हैं। अब ये यहाँ पे ना ये एक पैटर्न लिखा हुआ है, पैटर्न, कलेक्शन पैटर्न, इसको हम कहते हैं कलेक्शन पैटर्न। और ये पैटर्न अंडरस्टैंड करना और इस पैटर्न को अप्लाई करके रिसीट्स निकालना, ये भी एक हमारी एक समझने, इस चीज का भी हमारा इम्तिहान होता है कि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अंदाजे से हमें बस पता लग जाता है कि हमें हमारी जो सेल्स हो रही हैं उसका इतने % जो है वो हमें अगले महीने मिल जाएगा, इतने %, उससे अगले महीने मिल जाएगा इतने %, उससे अगले महीने मिल जाएगा, इतना नहीं मिलेगा। और अगर 1 महीने के अंदर अंदर कोई कस्टमर पे करता है तो हमें सेटलमेंट डिस्काउंट भी उसको देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर की सेल्स दी हुई हैं और हमने इस पैटर्न को 60, 50, 12 और 3, मैं ये यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इन मंथ 60, अगर सेम मंथ है तो 60, 1 महीने के बाद है तो 25 और 2 महीने के बाद है तो 12 और 3% वैसे ही बैड डेट हो गया। और सेम मंथ के लिए हमने उसको 2% डिस्काउंट भी देना है। अच्छा, अब वो सवाल ये पूछ रहा है कि आप बताएं कि सितंबर में कितनी रिकवरी हो जाए, कितने पैसे मिलेंगे। अब वेरी सिंपली, एक तो सितंबर की सेल्स का कितने %, सेम मंथ में कितने % कलेक्ट होता है, 60%। तो सितंबर की सेल्स का 60% हमें उसी महीने कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे 2% डिस्काउंट भी देना है। तो हम क्या करेंगे, हम 45,000 का 60% लेंगे जो कि 27,000 आएगा। फिर हम 27,000 का 98% ले लेंगे 2% डिस्काउंट लेस करके, तो फिर हमारे पास कलेक्शन आ जाएगी। तो 26,460 तो हमें सितंबर की कलेक्शन मिल रही है। फिर 1 महीने बाद चूंकि कलेक्शन 25% होती है तो अगस्त से भी सितंबर में कलेक्शन हो रही होगी, और वो कितनी हो रही होगी, 60,000 का 25%। ठीक है, तो ये कितनी बन जाएगी, 15,000। और फिर हमें 12% कलेक्शन 2 महीने बाद होती है, तो जुलाई के 2 महीने बाद सितंबर आ रहा है, तो 40,000 का 12%, 12 चौक 4800, ये भी कलेक्शन हो रही होगी। तो अगर मैं ये 3 कलेक्शन जमा कर दूं तो मेरे पास इसका आंसर बन जाता है, और वो आंसर जो है यहाँ पे मौजूद है, आप लोगों ने भी कैलकुलेट कर लिया होगा, और वो आंसर है बी। ठीक है, तो ये एक कैश बजट का चंक हमने ले लिया। यही कैश बजट एक बड़े सवाल की सूरत में हमें पास पेपर से मिलेगा, लेकिन अब हमने जरा चंक्स में करना है। वहां पे भी बड़े सवाल में हम यही कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम चंक्स में कर रहे हैं। सो आई होप इसमें आपको कोई एम्बिगुइटी नहीं है। अब यही चीज दोबारा एक सवाल में आ रही है, और इस सवाल में हमें फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून की सेल दी हुई है, और 40% वो कहते हैं जी कैश पे है, 70% क्रेडिट पे है, और उसमें 2% डिस्काउंट और 27% ये, और आपने रिसीट्स बतानी है। तो चले मैं 2 मिनट आपको देता हूँ ताकि जरा मेरा गला रिस्टोर हो जाए। आप इसकी जो सेल्स रिसीट है वो निकाल के दे दें। और अच्छा, मुझे किसी ने करेक्ट किया है कि मेरा सम कुछ और आ रहा है, तो चले मैं जरा एक चेक कर लेता हूँ। मैं बिल्कुल चेक कर लेता हूँ। ओके ठीक है, इसमें एक एक चीज की मिस्टेक हुई मेरे से, और वो मुझे अब थोड़ा दोबारा करना पड़ेगा। मैं असल में, चूंकि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहा है और मैंने पैटर्न लिखा तो वो पैटर्न ही गलत नोट कर लिया है। सो दैट्स व्हाई क्वेश्चन की कैलकुलेशन में गड़बड़ है, और मेरे ख्याल में यही चीज आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो पैटर्न के मुताबिक जो आपकी, हाँ जी, तो पैटर्न के मुताबिक इन द मंथ आफ्टर सेल 60% है, इन द मंथ आफ्टर सेल। तो आप सबसे पहले तो इसको लेंगे, तो 60,000 का कितने %, 60%, और फिर उसका 98%। तो सबसे पहले तो आपने ये लेना था, तो वो मैंने सितंबर इन द सेम मंथ कर लिया, तो ये 35,280 ये बना। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ था कि 25% इन द सेकेंड मंथ आफ्टर सेल, तो सेकेंड मंथ आफ्टर सेल ये बनता है, तो इसका 25% आपने लेना था, तो ये बनता था 10,000। और फिर था 12% थर्ड मंथ आफ्टर सेल। तो वो ऊपर नीचे सवाल के चक्कर में बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने गलत एक्सट्रैक्ट की, जिसकी वजह से ये गलती हो गई। तो अब आप जब इसको जमा करेंगे तो अब इसका जो जवाब है वो ठीक बनेगा।
और आपने भी मेरे ख्याल में यही आइडेंटिफाई किया। ठीक है, तो वेरी क्विकली, अच्छा जी तैयब, ये आपने किस सवाल का जवाब बताया? ये आपने 8 का बताया है या आपने 7 का बताया है? मेरे ख्याल में 7 का बताया होगा। चलें आप सारे जरा 8 को 2 मिनट लगाएं और मुझे जवाब दें। हाँ जी, ठीक है तैयब, आपने 7 का ही बताया। अब 2 मिनट लगाएं 8 को और इसका आंसर दें। उसके बाद हम आगे जाते हैं और फिर मैं जरा दूसरे डॉक्यूमेंट पे भी आता हूँ। अच्छा नहीं, अभी आगे जाके हमें फ्लेक्सिबल बजट्स को भी देखना है। मेरे ख्याल में आज मैं ये किट ही कवर कर पाऊंगा। दूसरी चीज आप खुद से देख लीजिएगा और प्रैक्टिस पोर्टल को भी आप कर लीजिएगा। हमें क्विकली इसके बाद फ्लेक्सिबल बजट्स पे जाना है। सो आई एम वेटिंग फॉर 1 मोर मिनट फॉर योर आंसर्स। So I'm getting the answers now. Abdullah is saying A, and that is the correct option. So answer is A. आगे चलें या आप इसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं? एनीवन हु वांट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आंसर, या फिर हम आगे चलें? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें बता दें, अदरवाइज आगे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट। अच्छा अब ये, हाँ ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट है, अच्छा अब ये जो नेक्स्ट है, इसको आप कह सकते हैं ओ MTQ कह सकते हैं, वैसे जबरदस्ती ही कहना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी इसको MTQ कह दूंगा, क्योंकि MTQ मैं इसको इसलिए कहूंगा क्योंकि इसमें सवाल की इंफॉर्मेशन एक ही है और फिर इस एक इंफॉर्मेशन से सवाल नंबर 9 भी है, 10 भी है। तो जब एक इंफॉर्मेशन से 2 से 3 या 4 से 5 सवाल पूछे जाए तो उसका फिर MTQ ही कहते हैं, मल्टीपल टेस्ट क्वेश्चन, समथिंग लाइक दैट। तो इसके अंदर मटेरियल का आपने बताना है, मटेरियल परचेजेस। वैसे इसके अंदर सच कुछ भी नहीं है, मैंने देख लिया, आपने भी देख लिया होगा। हमें बताया हुआ है कि एक 3 kg लगता है और 4 लेबर के लगते हैं, और ये मटेरियल की कॉस्ट है और ये लेबर की कॉस्ट है और ये प्रोडक्शन की यूनिट्स हैं, ये इन्वेंट्रीज हैं और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो एज सच इस क्वेश्चन में सिर्फ आपने उस बजट में ला के मटीरियल परचेजेस और बेसिकली पेमेंट्स बतानी है। तो आप पहले मटेरियल परचेजेस निकालोगे, फिर उसके बाद कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके पेमेंट बता दोगे। तो इसको आप खुद कर सकते हैं। और फिर वेजेस की पेमेंट है, तो आप लेबर की कॉस्ट निकाल लोगे ऊपर से और फिर लेबर की कॉस्ट को आप पे कर दोगे 75% इन द मंथ ऑफ प्रोडक्शन, 25% इन द फॉलोइंग मंथ। अगर आप कहते हैं तो मैं करा देता हूँ, अदरवाइज मैं जरा अब फ्लेक्सिबल बजट्स की बात करना चाह रहा हूँ। So, अगर कोई मुझे कहेगा तो मैं ये क्वेश्चन करा देता हूँ, अदरवाइज अगर आपको लगता है यू कैन डू इट योरसेल्फ, तो ये इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। जी, एनीवन हु वांट टू, और वी शुड मूव नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख दें। अच्छा जी, चलें। अब ये जो आगे क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इस फॉर्मेट में आपसे आने नहीं है। अच्छा, आप कर सकते हैं ये वाले सवाल, आप, ये बात नहीं है कि आप ये सवाल नहीं कर सकते। राहत, ये सवाल मैंने आपको सारे भेज दिए हैं, मैंने ग्रुप में ये पूरी प्रैक्टिस किट्स आपको भेजी थी और ये उसी के सवाल हैं। और जो दूसरा भी मैंने एक डेटा बैंक बनाया है वो भी आपको भेज दिया था। और तीसरी चीज मैं बार बार बता रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस पोर्टल पे हैं, वो तो आप वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सब मटेरियल आपके पास है, डोंट वरी। बस अब ज्यादा से ज्यादा मैंने सेशन के एंड में जो रिकॉर्डिंग है वो अपलोड कर देनी है, वो अपलोड हो जाएगी। तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को आप दोबारा देखना चाहें तो आप दोबारा देख सकते हैं।
तो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, अब मैं एक बात कर रहा था कि ये वाले जो सवाल हैं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहें ना करें, क्योंकि इस तरीके से आपसे पूछा नहीं जाना। बेसिकली आपको ABCD वाले MCQs आएंगे। मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद, क्योंकि जो बाकी एग्जामिनिंग बॉडीज हैं ACC और सीमा, वो तो फिर बड़ी वैरायटी से ऑब्जेक्टिव टाइप पूछती हैं। उस वैरायटी में टेक ऑल करेक्ट भी होता है, ब्लैंक्स भी होती हैं, ट्रू फॉल्स भी होते हैं, तो कोई 7 से 8 किस्म की हॉट स्पॉट और पिक्चर वगैरह बहुत वैरायटी होती है। मैं सोच रहा था कि शायद इतनी वैरायटी ICMA में भी होगी, लेकिन उस दिन उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि MCQs ABCD वाले क्वेश्चंस होंगे और MTQs होंगे, तो इसलिए फिर उसके बाद इस वैरायटी का सवाल जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस वैरायटी को करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आपको पता लग जाए कि अच्छा इस तरह के सवाल, लेकिन फिर भी चूंकि ये कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल बजट फैक्टर हमने पढ़ लिया है तो हमें पता होना चाहिए, तो हम इनमें से सारी स्टेटमेंट बता सकते हैं क्लियरली कि इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। लेकिन ये फिलहाल मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस करना चाहें, खास तौर पर ये ब्लैंक वाले क्वेश्चंस कि जी अच्छा आपने खुद कैलकुलेट करना है और आपने बताना है, क्योंकि ऑप्शंस में तो आपको पता लग जाता है। अब यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 को, अच्छा ये मैं जरा चाह रहा हूँ अपने स्टूडेंट से कि मुझे अब फाइनली एक दफा पता लग जाए कि आपको वो जो बात मैं बार 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 एक कह रहा हूँ लॉस वाली, तो ये 3 और 4 में दोनों क्वेश्चंस में वो वाला पॉइंट है जो मैंने आपको एक दो दफा कहा है समझने को और समझाने को। तो मैं अभी आप तमाम स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि 1 और 2 मिनट लगा के मुझे इन दोनों के जरा जवाब तो बताएं, इसको 2 मिनट से ऊपर लगना नहीं चाहिए। तो देखते हैं आप ABCD के अलावा खुद भी कोई कंपटीशन जवाब निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। होपफुली डेफिनेटली निकाल सकते हैं, बट फिर भी एक दफा कंफर्मेशन हो जाएगी। $30,800 एक जवाब, ठीक है। दूसरा $40,800। तो ये दोनों जवाब आपने निकाल लिए, तो देख लें कि आप कितना क्विकली निकाल रहे हैं। डेफिनेटली क्विकली उन्होंने निकाला जिन्होंने पहले भी निकाले थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, बाकी भी बता सकें। तो चलें जी, अब यहाँ तक तो हम आ गए। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हुए मैं आना चाह रहा हूँ फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट्स की डिस्कशन पे। तो मैं अब ये बजटिंग 5 पे सीधा आ गया हूँ। बीच में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कर सकते हैं, वो ऐसे नहीं है जो आपसे नहीं होंगे, नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ MCQ को इस वक्त फोकस कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये MG कह रहे हैं कि 9 पेपर्स का उन्होंने कंफर्म ABC ऑप्शन वाला कहा। नेक्स्ट नहीं, मैंने तो बड़ा क्लियरली पढ़ा है, मैंने उनका नोटिफिकेशन तो नहीं, जो मेरे से वो जो एक समरी शेयर की गई कि अच्छा ये डिस्कशन हुई है, उसके मुताबिक इवन SMA के पेपर में भी 80% MCQs हैं और 20% MTQs हैं। तो मुझे तो अभी यही इंफॉर्मेशन है कि जो पेपर का स्ट्रक्चर है आपका वो 80% MCQs और 20% MTQs है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि आपने लाइव सेशन सुना है, तो उसमें ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा था अगले 9 पेपर्स का भी बताना है। तो चलें, वो बता देंगे तो हम उस हिसाब से थोड़ी बहुत और भी लेकिन मैं अब जो जितना एक अच्छा, अब लारेब कह रही हैं कि सर ठीक कह रहे हैं, मेरे ख्याल में मैंने एक दो सोर्सेज से और भी कंफर्म किया है, इवन कुछ मैनेजमेंट के लोगों से भी बात की है, तो है तो कुछ ऐसा ही। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी वैरायटी जो है वो है, लेकिन अगर होगी तो फिर हम डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस को भी अपना प्रैक्टिस का हिस्सा बना लेंगे। ये कौन सा मसला है, ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है, बस ABCD नहीं दिया हुआ, बॉक्स दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन तो आपने वही करनी है। तो इसीलिए जो है वो आप अभी सिर्फ ABCD वाले क्वेश्चंस का एम्फसाइज करें, बाकी प्रैक्टिस आपकी खुद ही हो जाएगी। खुद करना चाहे कर लें, आप आज इसको किट को खोल के बाकी भी क्वेश्चंस कर लें।
ऑब्वियसली मैं 1.5 घंटे में अब इतने आपको तो नहीं करवा सकता ना, मैंने तो कुछ चीजों पर फोकस करना है। तो और मेरे ख्याल में ये 80% वाला मामला मैंने आपको ठीक ही बताया, तो खैर आपको भी कंफर्म हो जाएगा बाद में। राइट जी। उसके बाद अब बात करना चाह रहा हूँ फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट पे। ठीक है, तो अब उसके लिए हम जरा यहाँ से 27 बजटिंग 5 से कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट का आइडिया हो जाए। थ्योरेटिकली मैं आपको बस बता दूं कि अगर एक बजट किसी एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बना हुआ है और उसके अंदर कॉस्ट के बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट सेग्रीगेटेड नहीं है, तो हम उसको फिक्स बजट कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर मिक्स कॉस्ट होती है। और अगर आपका बजट इस तरीके से है कि आपका बजट कॉस्ट के बिहेवियर के हिसाब से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेटली शो करता है, तो और वो मुख्तलिफ लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आपको वैल्यूज बता रहा है कि अगर 2000 यूनिट्स होंगे तो इतना कॉस्ट होगी, 4000 होंगे तो इतनी कॉस्ट होगी, 6000 होंगे तो इतनी कॉस्ट होगी, तो उसको हम फ्लेक्सिबल बजट कहते हैं। और फिर हमें पता होना चाहिए कि हमने बजट को फ्लेक्स कैसे करना है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग जवाब दे रहे हैं और एक मेरे पास एक कमेंट आया है, मैं पढ़ लेता हूँ। सर, स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट की बजट के क्वेश्चन करवा दें, स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट के बजट के क्वेश्चन करवा दें पास पेपर। टफ पोर्शन स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट निकालने का ही होता है। स्टैंडर्ड यूनिट कॉस्ट के बजट के क्वेश्चन, अच्छा मैं अब ये आपके इस पे मैं चेक कर लूंगा और उसके बाद मैं आपको फिर एक इस वक्त तो मैंने उस क्वेश्चन को नहीं अपने उसमें रखा हुआ, लेकिन आपके इस पे मैं अभी वो क्वेश्चन देख के उस पे या तो अगले लेसन में आपको करवा दूंगा या फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे उसके बारे में ब्रीफिंग दे दूंगा। तो मैं देख लेता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं और वो क्या चीज है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, इसको देख लेते हैं। तो वैसे मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने भी क्वेश्चंस करवाए हैं स्टूडेंट्स को, मुझे आई डिडंट गेट इट कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट वाला क्वेश्चन फॉल्स 2017 का क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है। एनीवेज मैं देख लूंगा। तो क्वेश्चन जो है 27(1), इसके अंदर इसका आंसर सी है, मुझे स्टूडेंट्स ने बता दिया। तो एक्चुअल के हिसाब से होगी और वो लेबर कॉस्ट दी भी है 11,500। बजट के लिए आप क्या करोगे, आप क्या कह रहे हैं जी, फॉर द पर्पस ऑफ बजटरी कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑन लेबर कॉस्ट ऑफ टू फिगर्स वुड बी कंपेयर्ड। तो बजट बनाने के लिए आप एक्चुअल को, ये जो एक्चुअल यूनिट्स हैं, इसको आप रेट से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको हम कहेंगे फ्लेक्स बजट। तो ये जो यहाँ पे जो बजट फिगर है, जो बजट फिगर है, ये आप कौन सी लोगे एक्चुअल के हिसाब से, 1100 मल्टीप्लाई बाय 10 और इसको कंपेयर करोगे 11,500 से। आप ऐसा नहीं करोगे कि 1000 यूनिट्स और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी बजट लेबर कॉस्ट 10,000 थी, तो आप 10,000 से कंपेयर नहीं करोगे। जो लोग ऑप्शन बी कह रहे हैं या डी कह रहे हैं वो बेसिकली फिक्स वाले बजट के कॉन्सेप्ट में फंसे हुए हैं। ओरिजिनल बजट ऐसे ही था, 1000 यूनिट्स बनाएंगे और 10 का रेट था, तो ओरिजिनल बजट में अमाउंट 10,000 ही थी। लेकिन जो बजटरी कंट्रोल के लिए हम जो कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन का एक असूल होता है और उस असूल को हम कहते हैं लाइक वर्सेस लाइक, कि आप एक जैसी चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपका एक्चुअल 1100 यूनिट्स पे था, तो आपका जो बजट है वो भी 1100 यूनिट्स की का ही होगा, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इसी को हम कहते हैं कि हम बजट को फ्लेक्स कर रहे हैं। अली कह रहे हैं जी कि मैंने एक वर्जन रिवीजन किट का भेजा, आप बताते हैं कि वो सही है कि नहीं। अब जब मैंने भेज दिया तो फिर सही और गलत का तो आपको सोचना नहीं चाहिए था ना, आप उसी किट को फॉलो करें जो मैंने भेज दिया। अब एक और किट की हमें कोई जरूरत तो ऐसा नहीं है, फिर भी मैं चेक कर लूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है जी, सो आगे चलते हैं। अब बजट अलाउंस का क्वेश्चन है, अभी यही बात हमने कर ली है, बजट अलाउंस। तो प्रोडक्शन
2000 यूनिट्स पे 11100 है, 3000 यूनिट्स पे 12900 है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस टोटल कॉस्ट को हाई और लो मेथड से स्प्लिट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा इस कॉस्ट में फिक्स कितनी है, आपको देखना पड़ेगा इस कॉस्ट में वेरिएबल कितनी है, और जब आप फिक्स और वेरिएबल को स्प्लिट कर लोगे तो 4000 पे आप कॉस्ट निकाल सकोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी निकालना आता है, और इसका मैं आपको जवाब जरूर बता देता हूँ। इसका जो जवाब है वो ऑप्शन डी है, 14700। ठीक है, इसके अंदर जब आप हाई एंड लो मेथड अप्लाई करते हैं तो इसका जो वेरिएबल रेट आता है वो 1.8 आता है, और जो फिक्स कॉस्ट आती है वो आती है आपकी 7500। तो फिर आप क्या करोगे, आप 4000 को 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें फिक्स कॉस्ट जमा कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका जवाब आ जाएगा 14700। तो ये कुछ फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, आपको आने चाहिए। इकरा ने जवाब निकाला ए तो जवाब नहीं है, इसका जवाब है डी 14700। अगर कोई एम्बिगुइटी हो रही है तो मेरे से पूछ लें, मैं आपको भी समझा दूंगा। जी, कोई किसी ने क्वेश्चन पूछना है, ओके है? ओके जी, इफ यू आर नॉट आस्किंग लेट मी प्रोसीड फॉरवर्ड। कुछ शायद डिले भी आता है आपके मैसेज लिखने में और मेरे तक पहुंचने में। तो अब ये यहाँ से ऑनवर्ड यही सारी एक्सरसाइज है, और इसी एक्सरसाइज में हमने मुख्तलिफ चीजें कैलकुलेट करनी है। मैं अगला क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, दैट इज नॉट दैट हार्ड। और उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन भी मेरे ख्याल में मैं स्किप कर दूं, क्योंकि ये भी हाई लो का ही क्वेश्चन है। 1,62,500 पे ये कॉस्ट है, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, अच्छा नहीं, इस क्वेश्चन को जरा देख लें क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन जरा नॉर्मल वे में नहीं दी हुई, ये इंफॉर्मेशन जरा एक डिफरेंट वे में दी हुई है। तो इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करें, मैं भी आपको इसको समझाता हूँ। देखें आपको खुद इंफॉर्मेशन लेने में कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही। जी, इतनी देर में ये सॉल्व हो जाना चाहिए। सो नाउ यू शुड बी आंसरिंग दिस। Okay, so answers आना शुरू हो गए। आंसर इज ए एंड दैट इज करेक्ट, 1.2 बिल्कुल ठीक है। अब जो लोग अभी तक फॉलो नहीं कर पाए, तो बेसिकली आपने क्या करना था, आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर में से 18,000 माइनस करने थे, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर 18,000 ज्यादा है बजट से। तो आपके पास बजटेड एक्सपेंडिचर आ जाता, इसमें से आप बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते जो गिवन है, आपके पास बजटेड वेरिएबल कॉस्ट आ जाती। इस बजटेड वेरिएबल कॉस्ट को जब आप एक्चुअल आउटपुट पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास वेरिएबल रेट आ जाता है। तो दिस वाज अ अप्रोच जो आपने फॉलो करनी थी। तो जब थोड़ा सा क्वेश्चन इनडायरेक्ट हो जाता है और इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट थोड़ी सी आ जाती है, तो वहां पे स्टूडेंट जरूर कंफ्यूज होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप डेफिनेटली
ध्यान दिया करें। अच्छा, अब जो 30 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस पोर्टल पे डाले हैं, कुछ बहुत सिंपल हैं, गैरिजन का भी कोई रिसोर्स से कुछ सिंपल लिए हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी हैं, तो सीमा से भी लिए हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैक्स क्वेश्चन सारे मुश्किल ना दिए जाएं, सारे आसान ना दिए जाएं, तो मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का एक दिया है। तो होपफुली आप जब आप ये सेशन कर लेंगे तो उसके बाद आज रात को या सुबह जरूर उस 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। मेरे पास रिपोर्ट भी आ रही होती है, कौन कौन अटेम्प्ट कर रहा है, क्या उसका रिजल्ट है। तो उसके बाद होपफुली आपको ये सारी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। अगला सवाल, फिर आपने बजट लेवल ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने, इसको स्किप कर देते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं क्योंकि इसमें फ्लेक्सिंग सारी आ रही है। तो अब अगला सवाल जो है उसके अंदर 3 लेवल ऑफ एक्टिविटी है, 60%, 70% और 80%, और इन 3 लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे आपको सारी जो कॉस्टिंग है वो दी हुई है, और आपसे पूछ रहा है कि 77% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे क्या कॉस्ट होगी। अब ये सवाल फिर हाई एंड लो मेथड का है। अच्छा, इसमें एक, अच्छा हाँ, अब इस सवाल को थोड़ा सा आपको जरूर कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा कि इसकी आप क्या अप्रोच बनाएंगे। तो चलें, फिलहाल 1 मिनट में आपको देता हूँ, कोई ज़हन में आपके कोई चीज आ रही हो, आपने 77% पे बताना है, तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स नहीं दिया हुआ, यहाँ पे लेवल ऑफ एक्टिविटी नहीं दी हुई। तारेब ने जी आंसर भी बता दिया है, और आंसर है सी, और ये ठीक नहीं है, दैट इज नॉट करेक्ट। हाँ, उसके बाद आपने बताया कि ये डी है, तो डी भी करेक्ट नहीं है वैसे। इकरा, डी आंसर है, नहीं जी, डी करेक्ट नहीं है। नजम सेज ए भी ठीक नहीं है। तो अभी तक सारे स्टूडेंट्स ने ए भी बताया, सी बताया, डी बताया, तीनों ठीक नहीं है, तो इसका आंसर बी है। अब खैर ये इतना मैटर नहीं करता कि आंसर क्या है, मुझे लगता है अप्रोच का थोड़ा सा यहाँ पे जरूर एक चीज है। जब आपको लेवल ऑफ एक्टिविटी ना दिया जाए और परसेंटेजेस दी जाए, तो आप क्या करते हो, आप हाई लो फिर भी अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे आपको 2 कॉलम देखने चाहिए थे, एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक तो आप मटेरियल और लेबर, चूंकि आपके वो है वेरिएबल है, तो मटेरियल और लेबर का तो आप रेट निकालोगे, तो 1,20,000 तकसीम 60, तो आपको पता लगेगा कि 2,000 पर परसेंट जो है मटेरियल का रेट है। तो आप इसको फिर जब मल्टीप्लाई कर दोगे 77 से, तो मटेरियल इस तरह आ जाएगा। इसी तरह लेबर को आप 90,000 को 60 पे तकसीम करोगे, तो यहाँ पे भी पर परसेंट आ जाएगा, जो भी आएगा उसको आपने 77 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो लेबर का भी रेट आ जाएगा। अलबत्ता प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए हाई लो मेथड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिक्स कॉस्ट होती है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए आप क्या करोगे, आप इसके लिए ये जो 2 एक्टिविटीज है इसकी कॉस्ट और दोनों की जो परसेंटेजेस हैं वो माइनस कर दोगे। तो बेसिकली 62,000 माइनस 56,000 तकसीम 80 माइनस 60, तो यहाँ पे आपके पास एक पर परसेंटेज रेट आ जाएगा जो कि 400 है पर 1%। इसके हिसाब से फिर आप फिक्स कॉस्ट निकालोगे और वेरिएबल निकालोगे और टोटल निकालोगे, और फिर वो यहाँ पे 77% के हिसाब से ले आओगे। तो ये जब सारी अप्रोच आप यूज करोगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो 3,70,300 बनता है। अदर ओवरहेड फिक्स है, तो वो तो एज इट इज ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई एम्बिगुइटी है तो बताते हैं, अदरवाइज आई गेस वी आर डन विद टुडेज सेशन। मैं उसके बाद एक ब्रीफ सा आपको बस एक मैसेज दे देता हूँ, और अगर कोई आज के सेशन से रिलेटेड कोई सवाल है, एक तो मैंने नोट कर लिया है पास्ट पेपर में एक पर्टिकुलर पॉइंट। अच्छा, इस तरह के कोई पॉइंट आपको जेन में आ रहा हो ना पास्ट पेपर वाला, कि जी पास्ट पेपर का फलाना क्वेश्चन है और उसमें हमने ये चीज समझनी है, तो वो मुझे बेशक व्हाट्सएप कर दिया करें, मुझे जरा क्लियर हो, क्योंकि मैं सारा कुछ स्पेकुलेट नहीं कर सकता कि अच्छा आपने प्रैक्टिस क्या की होगी और क्या आपको प्रॉब्लम आया होगा। तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, मैं वहां पे भी बता दूंगा, और अगर लाइव सेशन में आपके साथ मौका मिला यहाँ बता दूंगा। अच्छा, वो कह रही है कि अगर 90% पे पूछा होता 77 की बजाय, तो भाई हम यहाँ पे 90 ले लेते हैं, हम हर रेट को 90% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वो हमें फ्लेक्सिंग करने का कह रहा है ना, हमें ये कह रहा है कि इसको इतने परसेंट पे ले आओ खींच के,
तो वो जितना भी हमें कहेगा 90 कहे 99 कहे, हम खींच के उतने परसेंट पे ले आएंगे। ठीक है, हमें 55 कहेगा, हम 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्लेक्सिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने उस रेंज से बाहर लेके जाना है, आप उसको फ्लेक्स, तो आप उसको 60 से 55 भी कर सकते हो, वो 15% पे भी कह सकता है, जितने परसेंट पे भी कहे आपने उतने परसेंट से मल्टीप्लाई कर देना है रेट्स को। तो किसी भी चीज पे आप फ्लेक्स कर, 77 था 77 कर दिया, 55 था 55 कर दिया। अच्छा, फिर राहत का सवाल है कि डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल में हाई लो मेथड क्यों नहीं किया। देखें, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, अब आप ये मेरे से सवाल पूछ सकते हैं कि सर आपने खुद से इसे कैसे कह दिया कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, एक तो सवाल कर करके हमें वैसे ही पता होता है कि मटेरियल लेबर क्या कॉस्ट है, लेकिन ये खैर मैंने आपको ऐसे नहीं है, आप रेट निकाल कर देख लें। वेरिएबल कॉस्ट की क्या पहचान होती है कि पर यूनिट वो सेम रहती है। तो ये रेट निकाल दें 2000 है, ये रेट निकाल लें 2000 है, ये रेट निकाल दें 2000 है पर परसेंटेज। तो इसका मतलब मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है। लेबर के भी रेट्स निकाल लें तो सेम है, इसका मतलब है वो भी वेरिएबल कॉस्ट है। हाँ, जब ओवरहेड्स को आप डिवाइड करेंगे 54 को 60 से और 58 को 70 से और 62 को 80 से, तो वो रेट सेम नहीं आएगा, इसका मतलब वो मिक्स कॉस्ट है। और फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो टोटल में सेम रहे। तो बेसिकली जब इस कॉस्ट का बिहेवियर या एनालिसिस हम करते हैं तो हमें पता लगता है ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये सेमी वेरिएबल है और ये फिक्स है। तो अब आपको पता है हाई लो सिर्फ सेमी वेरिएबल पे अप्लाई होता है। सो होप आपको ये बात समझ आ गई है। अब फिर पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज द रीजन टू पिक दीज टू कॉलम्स। हाँ, ये भी इसलिए पिक किया ना क्योंकि ये लो है और ये हाई है। क्योंकि हमने हाई लो मेथड अप्लाई करना है ना, तो हाई लो मेथड के लिए हमें हाई और लो एक्टिविटी चाहिए, तो इसलिए हमने ये दो कॉलम सेलेक्ट किए हैं। और फिर अगले सवाल में पूछा जा रहा है मेरे से कि 55% पर फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाती है। ये किसने कहा है कि 55% पर फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाती है? फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है। हाँ, अगर वो कह रहा हो कि जी 55% पे चेंज हो जाती है तो फिर आप चेंज कर लें, क्योंकि बहरहाल क्वेश्चंस में कॉस्ट बिहेवियर में स्टेप कॉस्ट का भी एक कोई ना कोई बिहेवियर होता है। तो अगर वो आपको ये कह रहा है कि 55% पे फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाती है, तो फिर जब आप 55% पे आप बजट कॉस्ट निकालेंगे तो वो जो कह रहा होगा आप उस हिसाब से करेंगे। तो ये एक वैरायटी डाली जा सकती है इसके अंदर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड काफी सवाल आपने मेरे से पूछे, मैंने आपको जवाब बता दिया। तो फ्लेक्सिबल बजट का सवाल भी आपको आ सकता है। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, थ्योरेटिकल बात भी पूछी जा सकती है। फ्लेक्सिबल बजट के लिए आपको जहन में रखना है कि वो बजट कॉस्ट बिहेवियर के हिसाब से मुख्तलिफ लेवल ऑफ एक्टिविटीज पर बनाया जाता है। और कंपैरिजन के लिए असूल है लाइक वर्सेस लाइक का, हम एक्चुअल को फ्लेक्स से ही कंपेयर करेंगे। खदीजा कह रही हैं जी कि सर कैन वी अज्यूम 100% फिगर एंड देन गो ऑन फ्रॉम देयर। मुझे इस सवाल की समझ नहीं आई खदीजा, आप क्या पूछना चाह रही हैं? क्या हम एक 100% फिगर अज्यूम कर सकते हैं और वहां से, सर इस सवाल को जरा रिफ्रेश कर लें एंड देन वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर टाइम एज वेल। एक और जरा वे में पूछ लें। any figure and then take a 60% and 80%। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम ऐसा कर पाएंगे। हम कोई भी फिगर नहीं लेंगे, हम जो फिगर्स उन्होंने दी हुई हैं वही लेंगे, क्योंकि कॉस्ट साथ साथ उसका डेटा जरूरी है। हम खुद से कोई फिगर अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन फ्लेक्सिबल बजट कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन फ्लेक्सिबल बजट कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर वो जो दूसरे क्वेश्चन हैं, दूसरी वैरायटी के क्वेश्चन वो हो रहे हैं, वो आपकी मर्जी पे मैं छोड़ रहा हूँ। तो आज अब अगर मैं आपको इस आपके सिलेबस पे एक दफा नजर डलवाऊं, तो वो जो बातें यहाँ लिखी हुई हैं कि आपको क्या पता होना चाहिए। व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बजट, फ्रेमवर्क फॉर बजटिंग, स्टेप्स इन बजट प्रिपरेशन, फंक्शनल बजट्स, प्लानिंग कंट्रोल सिस्टम, सेल बजट, प्रोडक्शन कैश बजट, मास्टर बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का जिक्र नहीं हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट बेसिकली क्या होगा, जब आपने कैपिटल बजटिंग जिस तरह होती है, जब आप कैपिटल बजटिंग एनपीवी वगैरह निकालते हैं, जो लॉन्ग टर्म के जो बजट्स बनाए जाते हैं उनको कैपिटल बजट कहा जाता है। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, ना हमको कैपिटल बजट बनाते हैं इसके अंदर। फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट बता दिया, प्रिपेयरिंग फ्लेक्सिबल बजट बता दिया कैसे बनते हैं।
तो हमने आपके सिलेबस से रिलेटेड एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की और इतने वक्त को यूज करते हुए मैक्सिमम किए। अब आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक तो ये जो मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाया था मुख्तलिफ किताबों से, आप इन सवालों को देख लें। इसमें एक मल्टीपल टेस्ट क्वेश्चन भी है, ये करके देख लें। इसके अंदर एक वेरिएंस वाला है, ये शायद आपसे ना हो, कोई ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। मेरे ख्याल में इसमें मैंने जरा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, तो शायद कोई क्वेश्चन आपको लगे कि ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे करना है। जितने आप कर सकते हो कर लें। आंसर्स मैंने आपसे शेयर नहीं किए, मैं आपसे बाद में शेयर कर लूंगा। और अल्टीमेटली जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने इस प्रैक्टिस पोर्टल पे जाके जो बजटिंग के सवाल हैं वो आपने इसके ये यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैंने पुट अप किए हैं और ये रैंडमली आपसे पूछेगा, ये आपने प्रैक्टिस करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल की क्लास में हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को टच करेंगे। अगर आपका कोई इधर से कोई क्वेश्चन बाकी रह गया तो हम वो भी कर सकते हैं। हमने प्लान जरूर बनाया है लेकिन हम फ्लेक्सिबल हैं, हम अपने प्लान को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, एक आधा दिन ऐड कर सकते हैं, एक आधा दिन कम कर सकते हैं, टॉपिक को अगले उस पर लेके जा सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने प्लान में काफी टाइम रखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, तो कोई मसला नहीं है, हम आगे पीछे थोड़ा सा देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। हम कल आपके साथ फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिस्कस करते हैं। थैंक यू।